अगर चालू करेंगे, आदर्श को अगर पुनः चालू करते हैं तो सभी ट्रांसफर भी करेंगे उनके नाम पे, जो भी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो ट्रांसफर करेंगे, जो भी लोनी कंपनियों था सभी को, ताकि वो फिर से अपना कंट्रोल उस पे ले सके। आदर्श का मैनेजमेंट जो भी बनेगा वो पूरा कंट्रोल उस पे ले सके और उस पे काम कर सके। तो उसी तरह से उन्होंने ये बात किया था बड़े साहब ने। SFIO ने भी कई सारी प्रॉपर्टी पर स्टे लगा के रख दी है। तो ये सब रोक लगा के रखते हैं तो प्रॉपर्टी रिलीज कैसे होगी और वो लिक्विडेटर के पास कैसे जाएगी और कब आपको हमको सबको पैसा मिले। ये एक पॉइंट भी उन्होंने कहा था। SFIO ने एडवर्टाइजमेंट भी दिलवा दी थी, मतलब इसके जरिए कि ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, लेकिन कोई आया नहीं था उस टाइम पे बायर, तो नहीं बिची। नेगेटिव नोट लिखते हैं जो उनके हिसाब से उनको नेगेटिव लगती है, वो नेगेटिव नोट पे बड़े साहब खपाते, वो बोलते मैं बहुत नाराज हूं कि कुछ भी लिख देते हैं लोग, तो क्या आप कुछ नहीं करते हो, आप क्या करते हो। जैसा हमने भी ये 9 बिंदु लिखे थे नीरज श्रीवास्तव जी ने, उसके ऊपर एक बिंदु हमने भी लिखा था कि आदर्श के ये 6-7 साल के अंदर इन्वेस्टर के फेवर में मैनेजमेंट की ओर से एक भी काम कोई अगर हुआ है तो कोई मुझे बताए। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है, तो वो उनको नेगेटिव लगा होगा, मेरे हिसाब से मैं पॉजिटिव। जिसको भी ऐसा लगे कि मेरा पॉइंट ये नेगेटिव था वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी ठीक लगे ठीक तरह से काम करना। बड़े साहब ने कहा है कि आप जब भी चाहो हमसे बात कर सकते हो, सलाह मशवरा कर सकते हो और आप आगे बढ़ो। जयपुर जेल में जैसे उन्होंने कहा कि जयपुर जेल में भी आप मिलने आए थे, आपने बोला कि आप एक हलफनामा लिख के दे दो। बोले मैं नहीं लिख सकता हूं। जेल के अंदर वेरीफाई किया हुआ वकालतनामा ही वो साइन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट वो साइन नहीं कर सकते हैं। तो मैं कैसे आपको सपोर्ट करूं। हलफनामा देने की बात थी तो वो कैसे करे जो नहीं कर सकते थे। तो ऐसी बातें उनसे हुई, जबकि वहां पे मुझे थोड़ा खनकता है कि क्यों नहीं कर सकते। बड़े साहब अगर सब कुछ ये करना चाहे, ये बात नहीं हुई थी, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जब मैंने कहा था उनको जयपुर के जेल में जा करके, मैं मिला था, कोरोना के समय था और बहुत मिन्नतें करके अंदर गया था, मैं अकेला था, तभी उनको मिलके बात की थी और उसके बाद सुबोध जी को मिला था। तो ये सब बातें हमें थोड़ी ये लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में उनको कुछ करना चाहिए था। लिक्विडेटर का फिर से बात हुआ था बीच बीच में कि भाई लिक्विडेटर क्यों, लिक्विडेटर होना ही नहीं चाहिए था, सोसाइटी चालू करो, प्रशासक निमो, सुओ मोटो लग सकता है, वो सुओ मोटो लग के पुनः शुरू हो सकती है आदर्श, तो उसके लिए ये काम कर सकते हैं। 25-30 हजार करोड़ का पूरा एक वेंचर हो जाता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो 25-30 हजार करोड़ किस बात का, तो ये कि जैसे प्रॉपर्टी को रीडेवलप करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, रिपेयर करके डेवलप करेंगे और उसको बेचेंगे, तो ये हो सकता है। तो आप सोच लो कि उनका कहना है कि 25-30 हजार करोड़ का वेंचर हो सकता है, तो वो खर्चा ये लोग कर सकते हैं। लिक्विडेटर थोड़ी ना कुछ खर्चा करेगा, लिक्विडेटर तो 1 रुपये का खर्चा नहीं करेगा, उसको तो बस बेचना है, चाहे 1 रुपये में बिके, 2 रुपये में बिके, 100 में बिके, बेच दो बस। एक लिमिट होती है, लेकिन वो हिसाब से बेचना है उनको। फिर था ईडी का एक पॉइंट था कि ईडी ने बिना ब्याज के प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली सभी, और वो उनका कहना था कि बिना ब्याज के, यानी कि ये होता है कि ईडी कहती है कि जो आप लोन देते हो तो लोन दे नहीं तो लोन पे ब्याज कैसा, और नियम के अनुसार बड़े साहब ने कहा कि हम लोन दे सकते हैं और वो प्रावधान भी है कि हम लोन दे सकते हैं, आदर्श लोन दे सकती है, तो उसका ब्याज भी होगा। तो ये सब कुछ
ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि जिसमें उन्होंने गाइडेंस दिया कि ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। और एक बात उन्होंने कही थी कि सभी केस को मर्ज करें, जितने भी केस है, राजस्थान के सभी केस और अन्य स्टेट के जो भी केस है उसको मर्ज किया जाए, तो वो लोग कुछ अच्छे से और काम कर सकते हैं। तो ऐसी बातें हैं कि उन्होंने ये सब बातें हमारी हुई थी। इसमें अगर आपको और कोई पूछना है तो आप पूछो, जैसे मैंने मुख्य मुद्दे बता दिए आपको। अभी कई लोगों का हैंड रेज हुआ है, वो 1 by 1 अपना स्पीकर ऑन करके अपनी बात कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार। आज 13 जून को दिल्ली के एक टीवी चैनल में जो समाचार प्रकाशित हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 2001 आपको याद होगा, जब मैं बैंक में प्रबंध निदेशक था, उस समय बैंक के बाहर भुगतान लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी और हम उस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। हमने जमाकर्ताओं का भुगतान किया था। आपको याद होगा, जयपुर के एक समाचार पत्र ने 43 दिनों तक लगातार एपिसोड चलाए थे। आपको ये भी याद होगा कि फरवरी 2010 में आयकर का सर्च हुआ था। आयकर के कार्रवाई के अंदर हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे और उस समय भी, और उसके बाद में हमारा जो राशि आयकर विभाग ने जब्त की थी, वो सारी राशि हमको वापस मिली है और हम उसमें भी सोना बन के निखरे हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व जयपुर के एक टीवी चैनल ने समाचार चलाए और हमने उससे भी पार पाया। अभी 1 वर्ष पूर्व उदयपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र ने समाचार छापे और हमने उससे भी पार पाया। और आज 13 जून को दिल्ली के एक टीवी चैनल ने जो न्यूज दी है वो भी भ्रामक है और हम इसमें भी उत्तीर्ण होंगे। ये इसका इतिहास है। ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु ऐसा लगातार